सबसे पहले आप लोग तैयार हैं? हेलो, तैयार हैं आप लोग? यस हाँ सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 देख बोर्ड पे देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो इसका आंसर है मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वास्तव में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो आप लोगों को एक जानकारी और दे देते हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे, इससे पहले भी चर्चा मैंने किया था कि पूरे विश्व में मुख्य तौर पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। रेड है जी। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। सर क्लियर नहीं दिख रही है। क्या क्लियर नहीं दिख रही है सर? कलर चेंज कर लीजिए। हाँ, इससे है ना, ठीक हो गया ना, ठीक। हाँ, पूरे विश्व में, जैसा कि मैं बता रहा था कि पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, अब दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सबसे पहला जो है उस अर्थव्यवस्था का नाम है पूंजीवादी। दूसरा जो है उसको समाजवादी, और तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो आप लोगों को अभी बोर्ड पे दिख रहा होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन, वितरण से संबंधित समस्त आर्थिक क्रिया, अर्थात उत्पादन से लेकर वितरण तक की जो समस्त आर्थिक क्रिया है उसका संपादन बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। अर्थात बाजार की शक्तियां जो है ये निर्धारित करती है कि कितना उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और उसका वितरण कैसे किया जाए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बाजार की शक्तियां वो क्या है। तो बाजार की शक्तियों में है मांग एवं पूर्ति, अर्थात बाजार का मांग और पूर्ति यह डिफाइंड करता है कि क्या उत्पादन किया जाए और कैसे किया जाए और किस प्रकार उसका वितरण किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए। और इससे रिलेटेड दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था जो अभी आप लोग देखते हैं, आज दुनिया के बहुत से देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। तो इस व्यवस्था का प्रतिपादन, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस संबंध में एडम स्मिथ का नाम सुने होंगे आप लोग। इसके प्रतिपादक का नाम है एडम स्मिथ। पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में पहली बार पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। वास्तव में यह अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम लोग लेसेज फेयर के नाम से भी जानते हैं। लेसेज फेयर यानी हस्तक्षेप क्या है? तो वैसी व्यवस्था जिसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा, अर्थात जो आर्थिक क्रिया होगी उसमें राज्य का जो होगी वो उसकी भूमिका नगण्य होगी और समस्त व्यवस्था बाजार द्वारा नियंत्रित होगी।
तो ये है पूंजीवादी। दूसरी व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रत्युत्तर में पूरे विश्व में उत्पन्न हुआ, उसका नाम है समाजवादी। आप लोगों को पता होगा कि इस व्यवस्था का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स। ये समाजवादी व्यवस्था को हम वास्तव में राज्य नियंत्रित व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अर्थात उत्पादन के प्रक्रिया, अर्थात उत्पादन से लेकर वितरण तक की समस्त प्रक्रिया जो होती है वो सामूहिक नियंत्रण में संपादित की जाती है। आप लोगों को बता दें कि यह लोक कल्याण की भावना पर आधारित है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था जो है यह लाभ की भावना पर आधारित होता है। अर्थात इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ होता है और इसका उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण। तो ये दोनों में के बीच फर्क है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि पूंजीवादी व्यवस्था जब पूरे विश्व में प्रचलित हुई और पूंजीवाद का बोलबाला था, तो उसके प्रत्युत्तर में कार्ल मार्क्स ने समाजवाद का प्रतिपादन किया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1929 में पूरे विश्व में एक महामंदी आई, द ग्रेट डिप्रेशन आया। उस महामंदी के कारण विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और सारा विश्व त्राही त्राही करने लगा। लेकिन उस दौरान एकमात्र देश था सोवियत संघ, जो मंदी के प्रभावों से अछूता रहा। कहा जाता है कि मंदी से निपटने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में लॉर्ड किन्स नामक अर्थशास्त्री को बुलाया गया और लॉर्ड किन्स ने जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, मंदी के कारणों का अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि इस महामंदी का सबसे बड़ा कारण जो है वो है प्रभावी मांग का अभाव, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अर्थात ये प्रभावी मांग क्या है? तो मांग का अभाव अर्थात लोगों के पास क्रय शक्ति का अभाव है। लोग वस्तुओं के मांग क्रय शक्ति का अभाव होने के कारण उन्होंने अपने मांग को न सीमित कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जब तक मांग नहीं बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा, और रोजगार नहीं बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी दूर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार को अहस्तक्षेप के बजाय कुछ कुछ हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, अर्थात उसे अर्थव्यवस्था में अपना हस्तक्षेप जारी रखना चाहिए। कुछ वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का जिम्मा सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। और इस प्रकार जो लेसेस फेयर की पॉलिसी थी, उसमें एक नई पॉलिसी लॉर्ड किन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया, अर्थात सरकार के सीमित हस्तक्षेप को अनिवार्य बनाया गया। और उसी समय लॉर्ड किन्स के इस सॉल्यूशन या समाधान के फलस्वरूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक के रूप में लॉर्ड किन्स का नाम लिया जाता है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों का अस्तित्व बना रहता है। साथ ही साथ इसमें पूंजीवादी व्यवस्था की तरह लाभ का सिद्धांत भी कार्य करता है, और समाजवादी व्यवस्था की तरह लोक कल्याण, अर्थात लाभ और लोक कल्याण दोनों ही उद्देश्य अति महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। तो कल्याण और लाभ की भावना महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ और भारत ने आजादी के बाद स्वयं को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया, और आज भी हमारा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यस सर। आगे बढ़े ना अब? यस सर। ठीक।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी देश के जीवन स्तर को कौन निर्धारित करता है, अर्थात किसी देश के नागरिकों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख घटक कौन है। तो इसका सब आंसर है आपको कि किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को निर्धारित करने वाला जो सर्वप्रमुख घटक है उसका नाम है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो वास्तव में प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त वार्षिक आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कैसे होता है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर किसी विशेष वर्ष में उस देश का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बटे उस देश की जनसंख्या। इस प्रकार यदि आप किसी देश की प्रति व्यक्ति आय को निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। किसी विशेष वर्ष में उस देश की राष्ट्रीय आय बटे उस देश की जनसंख्या इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय। और यही प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी देश के निवासियों के जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का निर्धारण करता है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय यदि आपका कम है तो आप अपनी जरूरतों पर कम से कम व्यय कीजिएगा, इसलिए हो सकता है कि आप अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असफल रहें। यदि प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है तो इंसान अपने कल्याण यानी वेलफेयर पर बहुत ज्यादा खर्च करता है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो ऊंचा हो जाता है। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय। अब ये सवाल, इससे रिलेटेड कुछ और सवाल है जो आप लोग देखिएगा कि किसी देश की का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होता है? राष्ट्रीय आय का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है कि बाजार कीमत पर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर जीडीपी जो आपका होगा उस जीडीपी में से मूल्यह्रास, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास घटाओ अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस सब्सिडी। अर्थात बाजार कीमत, राष्ट्रीय आय क्या है? तो बाजार कीमत पर जीडीपी घटाओ मूल्यह्रास घटाओ अप्रत्यक्ष कर जोड़ सब्सिडी। तो अब यहां आप लोग देख रहे होंगे कि ये बाजार कीमत पर जीडीपी क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू, यहां तक आप लोग तो देख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी है
कि किसी देश में किसी विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित, खोल दीजिए उसको, उत्पादित की जाने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, बाजार मूल्य। अर्थात किसी देश में किसी विशेष वर्ष, सपोज कीजिए 2021 में उत्पादित की जाने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। इस जीडीपी में देश के निवासियों एवं विदेशियों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार जीडीपी आप लोग समझ गए हैं। अब जीएनपी, ये जीएनपी क्या है? तो जीएनपी हुआ कि जीडीपी जो होता है, उस जीडीपी में अगर सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित की जाने वाली आय को जोड़ दिया जाए तथा उसमें से विदेशी लोगों द्वारा भारत में अर्जित की जाने वाली आय को घटा दिया जाए, तो इस प्रकार जीडीपी जो है वो जीएनपी कहलाता है। जीएनपी बराबर जीडीपी जोड़ एक्स माइनस पी। ये एक्स क्या है? तो देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और पी क्या है? तो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। अर्थात जीएनपी क्या, जीएनपी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जीएनपी का मतलब होता है कि जीडीपी अर्थात कुल सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा देते हैं और देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ दिया जाता है, तो जीएनपी निकल जाता है। जीएनपी निकल जाता है। अब सवाल है कि मूल्यह्रास, इसमें एक बिंदु, एक तथ्य था मूल्यह्रास अर्थात डेप्रिसिएशन क्या है? मूल्यह्रास आप लोग को पता होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया जो है संपादित करने के लिए भवन, मशीन, या यूं कहिए कि उत्पादन के कार्य को संपादित करने के लिए भवन, मशीन, औजार इत्यादि इस तरह के इनपुट्स जो होते हैं, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो इनपुट्स यूज किए जाते हैं, जैसे भवन, मशीन, औजार, ये क्या होते हैं? भवन, मशीन, औजार ये क्या होता है कि समय के साथ इनमें ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है। अर्थात भवन पुराना होता है, मशीन भी पुरानी होती है, औजार भी पुराने होते हैं, और इनका मूल्य क्या होता है? धीरे धीरे घटता है। तो इनके मूल्यों में जो कमी आती है उसे ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक वैश्विक संस्था है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड के साथ मिलकर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी करता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है वो जारी करने का 3 पैमाना है।
वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी करने का पैमाना है पहला है कुपोषण, दूसरा है आयु के अनुसार कम लंबाई, और तीसरा है लंबाई के अनुसार कम वजन। लंबाई के अनुसार कम वजन, ये तीन पैमाना है। ये तीन पैमाना है। पहला कुपोषण यानी अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब है कि जब भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों का अभाव पाया जाए तो उस प्रकार के भोजन से या उसको अल्प पोषण कहा जाता है। दूसरा आयु के अनुसार कम लंबाई, अर्थात किसी व्यक्ति की आयु के अनुसार यदि उसकी लंबाई नहीं है। और तीसरा लंबाई के अनुसार कम वजन, यदि लंबाई के अनुसार वजन है। तो ये तीन पैमाना है जिसके आधार पर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड जारी करता है। इससे रिलेटेड एक और जानकारी आप लोगों को देते हैं कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में भारत जो है 102वें स्थान पर है। 2019 में भारत का स्थान कितना है? 102, और इसमें कुल 119 अर्थात 119 देशों में भारत का स्थान है 102। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आज का जो मेरा सवाल है आप लोगों से वो करंट से भी है। खास करके बीपीएससी यूपीएससी में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और करंट रिलेटेड भी है। और खासकर अगर आप इसको बढ़िया से इसका एथिक कीजिएगा तो मेंस वगैरह में भी अपने आंसर में इसको आप कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2019। तो इसका आंसर है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 जारी किया गया है इसमें विश्व के कुल 149 देशों का अध्ययन किया गया है और इन 149 देशों में भारत का स्थान यहाँ भी 102वां है। अर्थात भारत 102 नंबर पर है। सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है वो सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव इंपरेटिव के द्वारा जारी किया जाता है और इसके 3 आयाम हैं। सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के द्वारा यह जारी किया जाता है और यह जो जारी किया जाता है उसका 3 आधार है और जिसमें पहला है कि मानव की बुनियादी आवश्यकताएं, अर्थात एक इंसान की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है। दूसरा है सुख का आधार और तीसरा है सुख का अवसर। ये 3 आयाम है जिसके आधार पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी किया जाता है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम है सोशल प्रोग्रेसिव इंपरेटिव और इस आधार पर भारत का स्थान 2019 में 102वां है और इसमें कुल 149 देशों ने का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है वो यूएनओ की एक संस्था है। इसके द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है वो इसके 3 आयाम है जिसके आधार पर यह जारी किया जाता है। तो उसमें पहला है आर्थिक विकास, पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है, पहला आर्थिक विकास, दूसरा है सामाजिक समावेशन और तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा। आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा। इन शब्दों से तो आप लोग परिचित होंगे ही। आर्थिक विकास क्या होता है, सामाजिक समावेशन क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षा। यदि आर्थिक विकास तो समझते ही हैं, सामाजिक समावेशन भी आप लोग समझते होंगे, अर्थात समाज के सभी वर्गों, जातियों, लिंगों के भी का एक समान विकास का अवसर ही प्रदान करना ही सामाजिक समावेशन है। अर्थात सोशल इंक्लूजन, अर्थात जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर समाज में उत्पन्न होने वाले समस्त भेदभावों को समाप्त करने की प्रक्रिया ही सामाजिक समावेशन कहलाती है। 2019 में भारत का स्थान इसमें 115वां, प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। प्रथम स्थान जो है वो डेनमार्क का है। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाला बीपीएससी प्री के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। और आप लोगों को बता देते हैं कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सतत विकास के 2015 में 17 लक्ष्यों की घोषणा की थी, जो जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। और ये सतत विकास समाधान नेटवर्क पूरे वर्ल्ड के देशों के जो का ये आकलन करता है प्रत्येक वर्ष की वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किस तरह कार्य कर रहे हैं। और ये जो आप इंडेक्स देख रहे हैं वास्तव में इन्हीं 17 लक्ष्यों को देखकर, इन्हीं 17 लक्ष्यों के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 का केंद्रीय विषय क्या है? अर्थात वैश्विक शांति सूचकांक 2019 जो जारी किया गया है उसका थीम क्या है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर है कि एक जटिल विश्व में शांति का मापन। यहां लिख देते हैं, चाहे छोड़िए हम बाद में। एक जटिल विश्व में शांति का मापन, एक जटिल विश्व में शांति का मापन। देखिए ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको इस तरीके से, एक जटिल विश्व में शांति यानी पीस, शांति का मापन। तो क्वेश्चन था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2019 का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या है। अब आते हैं, सबसे पहले अब हम आपको बताते चलते हैं इससे रिलेटेड अन्य जानकारियां जो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका जो आंसर है इसको नोट कीजिए, उसके बाद कीजिए कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस,
एक वैश्विक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें समाज में सुरक्षा और संरक्षा का क्या स्तर है, अर्थात इसका आधार, ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है शांति सूचकांक, वो किस पर आधारित होता है? तो ये वास्तव में समाज में सुरक्षा एवं संरक्षा के स्तर को आकलन करता है। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विस्तार दूसरा इसका पैमाना है कि घरेलू संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार किस तरीके से, अर्थात कोई देश इन संघर्षों में किस प्रकार इन्वॉल्व है, ये इसका दूसरा आधार है। आपको जानना चाहिए कि 163 देशों में भारत का स्थान 2019 में 141वां था, अर्थात भारत 141वें स्थान पर है कुल 163 देशों की सूची में। ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व खुशहाली। देखिएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आप लोगों को बता दूं कि इसका आंसर होगा 144, अर्थात विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019-20 में भारत की रैंकिंग क्या है? 144, 144। और 144 यह भी सतत विकास समाधान नेटवर्क, जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया है कि सतत विकास समाधान नेटवर्क यूएनओ की एक संस्था है और उसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2020 में भारत की रैंकिंग 144 है, 144 है। प्रथम स्थान पर इसमें है फिनलैंड। प्रथम स्थान जो है इसमें वो फिनलैंड का है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। और सबसे नीचे है अफगानिस्तान, अर्थात विश्व में सबसे अधिक अशांति यदि किसी देश में है तो वो है अफगानिस्तान, और सबसे अधिक शांति यदि किसी देश में है तो वो है फिनलैंड। और इसमें भारत का स्थान 144 है, अर्थात भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं मापी गई है। अब एक चीज जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सतत विश्व खुशहाली रिपोर्ट आखिर जो जारी किया जाता है उसका आधार क्या है, अर्थात इसके जारी करने का पैमाना क्या है? तो इस पैमाने के प्रमुख घटक हैं, जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। पहला घटक है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है सामाजिक सहयोग, और तीसरा है स्वास्थ्य की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, और चौथा है विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, पांचवा है उदारता, छठा है लोक विश्वास, सात, समझ गए? तो कुल 6 पैमाना है जिसके आधार पर यह जारी किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि सुधार का अभिप्राय क्या है? लैंड रिफॉर्म्स क्या है? बहुत चर्चा इसकी सुनते हैं हम लोग, आज भी लैंड रिफॉर्म्स की बातें की जाती है, विशेषकर वैसे क्षेत्रों में जो नक्सलवाद, उग्रवाद आदि की समस्याओं से प्रभावित हैं, वहां भूमि सुधार की बातें कही जाती। मैं आपको बता देता हूं कि भूमि सुधार वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भू स्वामित्व, अर्थात भूमि के स्वामित्व का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया जाता है। भू स्वामित्व के उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण आखिर क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता, अर्थात खेती करने की उसकी क्षमता के अनुसार उसे भू स्वामित्व प्रदान करना। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजादी तक हमारे देश में भू स्वामित्व का बड़ा ही जो वितरण था वो बड़ा ही, मतलब क्या बोलते हैं, भारी असमानता व्याप्त थी। कई जमींदार थे, जमींदारों के पास हजारों एकड़ की भूमि होती थी, और कई ऐसे खेतिहर मजदूर थे जो लैंडलेस थे। चूंकि जमींदार या बड़े बड़े काश्तकार स्वयं तो खेती करते नहीं थे, वो खेतिहर मजदूरों के द्वारा खेती करवाते थे। परिणाम स्वरूप इससे क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भयानक गरीबी, बेरोजगारी, या यूं कहिए कि ये सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता का